हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस का लास्ट क्लास होगी, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे एग्जांपल्स जो हमने ट्रेपेजियम रूल, सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 पढ़ा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जैसे टेलर सीरीज हो गया, ठीक है, पिकार्ड्स मेथड हो गया, ठीक है, यूलर्स मेथड हो गया, उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स मेथड हो गया, देन फिर रंगे कट्टा मेथड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बचते हैं जो हम आईवीपी को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने बाकी हैं, तो आज न्यूमेरिकल की क्लास एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं ट्रेपेजियम, सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 का, ठीक है। देखिएगा, आपके पास फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं, कहते हैं आपको आई गिवन है 1/1 प्लस में एक्स डी एक्स 0 से 1, ठीक है। कहते हैं इसमें आपको यूज करना है ट्रेपेजियम रूल, ठीक है, या ट्रेपेजोइडल रूल बोल दो, एक ही बात है। और आपको इसने सब इंटरवल्स खुद से बताए हैं कि आप कितने सब इंटरवल्स में करोगे, तो इसने बोला है यूजिंग 2, 4 एंड 8 सब इंटरवल्स। अब यहां से सबसे पहले एक चीज समझना, ट्रेपेजियम रूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, मैंने कल आपको जब बताया था कि ट्रेपेजियम रूल में आपके पास जब आप सिंपली वर्क करते हो 2 पॉइंट्स के ऊपर, है ना, जब आप अपने इंटरवल्स को डिवाइड नहीं करते हो सब इंटरवल्स में, तो आप सिंपली क्या करते हो, जब आपके पास 2 पॉइंट्स उपलब्ध रहते हैं ए और बी, तब आपके पास जो ट्रेपेजियम रूल होता है वो आपके पास होता है b माइनस ए बाय में 2 एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी, है ना। और यही चीज जब हम अपने इंटरवल को n सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कैपिटल N सब इंटरवल्स, तो ये वाली चीज आपके अंदर आपके पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। और यहां से आपके पास क्या निकल कर आता है, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। जब आप ऐसा करते हो 0 से 1 मतलब ए टू बी, सॉरी ए टू बी, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू थी। जब आपके पास सिंपली 2 पॉइंट्स होते हैं, जब आप अपने सब इंटरवल्स में बांट लेते हो ए और बी को, ठीक है, मतलब आप किस तरीके से करते हो, x0, x1, x2 एंड सो ऑन टू, और कैसे सब इंटरवल्स, इक्वल सब इंटरवल्स, ठीक है, xn इक्वल टू बी। तो ये आपने इसको अपने n सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया। भाई पहला इंटरवल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये और लास्ट वाला nth वाला बनेगा, है ना। तो n सब इंटरवल्स आ गए। n सब इंटरवल्स के लिए जब आप अपना फॉर्मूला लिखते हो तो आप यूज करते हो कंपोजिट का ट्रेपेजियम रूल, है ना। अब कंपोजिट का ट्रेपेजियम रूल आपके पास क्या कहता है, कहता है h/2 एफ एक्स नोट प्लस में एक्स नोट और xn को छोड़ के बाकी जितने भी बच जाते हैं वो आपके ट्वाइस होते हैं। तो एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन टू एफ ऑफ xn माइनस 1, ये आपके ट्वाइस हो गए सारे के सारे। प्लस में आपका यहाँ पे आ जाता है एफ ऑफ xn, ठीक है, और ये आपका h/2 पूरे के साथ बाहर। ये आपके पास कंपोजिट ट्रेपेजियम रूल होता है। तो यहाँ पे जो इसने बोला है, कहता है आपको 2, 4 एंड 8 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करके कैसे इक्वल इंटरवल्स आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको पता है कि क्यों हमें ट्रेपेजियम रूल लगाना है ना, जब मुझे साफ साफ इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है। लेकिन जब हमें इंटीग्रेशन का नहीं पता होता है, उस केस में हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी आपको बोल रहा है 2, 4 और 8 सब इंटरवल्स के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं 2 सब इंटरवल्स के, ठीक है। जब आप अपने इंटरवल को 2 सब इंटरवल्स के अंदर बांटते हो तो उस केस में क्या करोगे, देखिएगा, देखिए आपके पास है 0 से 1, है ना, आपके पास ये है। यहाँ पे जब आप अपने
सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आप h डिफाइन करते हो और वो आप क्या करते हो b माइनस ए अपॉन में n। अब आपको 2 सब इंटरवल्स में दिखाना है, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 2 होनी चाहिए। b माइनस ए यानी 1, 1 माइनस 0 यानी 1, डिवाइडेड बाय में n आपका 2 है। इसका मतलब आपको जो लेंथ मिलेगी इंटरवल्स की वो 1/2 मिलेगी। तो 0 से अब आपका आप यहाँ पे 0 पे 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/2 में जब 1/2 ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। इंटरवल्स भी आपके पास 2 बन गए, एक 0 से 1/2, एक 1/2 से 1, है ना। अब आपको इन इंटरवल्स के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही कंपोजिट का ट्रेपेजियम रूल लगाते हैं, है ना। वो आपके पास क्या बोलता है देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए से बी। अब ए से बी की जगह मैं लिख लूँ यहाँ पे 0 से 1, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स, हमें इसका कैलकुलेट करना है ना। क्या होगा एफ ऑफ एक्स नोट, एक्स नोट क्या है, यहाँ पे देखो आपका ये है एक्स नोट, ये है x1 और ये है x2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नोट, h/2 आपका बाहर लगता है, ट्वाइस एफ ऑफ x1 आ जाएगा। और लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, लास्ट वाले पॉइंट का भी सेम मतलब बिना ट्वाइस के आता है वो। तो ये आपका लास्ट वाला पॉइंट x2 है तो एफ ऑफ x2 आ जाएगा सिर्फ। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा जब आप 2 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू तो अभी निकाल कर आए हैं 1/2, रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका 1/4 हो गया। एफ ऑफ एक्स नोट, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है ना। तो एफ ऑफ एक्स नोट आपके पास क्या है, एक्स नोट का मतलब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट था दैट इज 0। तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1। एफ ऑफ यहाँ पे x1 का मतलब हो गया 1/2 के ऊपर वैल्यू, तो क्या आएगी 1 अपॉन में 1 प्लस में 1/2 जब आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो ये आपको मिलेगी 2/3। फिर जब आप एफ ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू निकालोगे, क्योंकि x2 पॉइंट आपका 1 है, तो ये आपको मिलेगी 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 दैट इज 1/2। तो ये आपके पास जो जो आपको वैल्यूज चाहिए थी वो आपके पास आ गई हैं, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, h की वैल्यू भी पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स नोट यानी एफ ऑफ 0 1 ट्वाइस एफ ऑफ 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, प्लस में एफ ऑफ x2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, देख लेना, ठीक है। ठीक है जी। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये आपका जो आया है ये लगभग लगभग आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अगर मैं इंटीग्रल से इसको सोल्व करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 से 1 1 प्लस में x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ 1 प्लस में x, है ना। 0 से 1 आप पुट करो तो ये आपको मिलेगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, तो 0 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 2 आएगी, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, लगभग इतनी, है ना। तो ये जो आपके पास आया है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये आपका अपने एग्जैक्ट आंसर से बड़ा आया है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग इसके पास है 0.69 के पास, 0.70, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी तो ये 2 सब इंटरवल्स के अंदर, जब हम इसको और भी सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे सब इंटरवल्स बना लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो इस तक पहुंचने लग जाएगा, मतलब आपका एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने लग जाएगा, एरर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इसने क्या बोला है, 2 सब इंटरवल्स के अंदर जब बांटा तब तो पता चल गया आंसर ये आ रहा है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल चुका है। अब जब हम इसको 4 सब इंटरवल्स के अंदर बांटेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिए 4 सब इंटरवल्स के अंदर आपको बांटना है, इसका मतलब आपके पास जो n की वैल्यू आई वो 4 आई, है ना। तो यहां से जो बनेगा h
वो आपके पास आएगा b माइनस ए, यानी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में 4, यानी 1/4, यानी हर एक इंटरवल की लेंथ 1/4 होगी। 0 से शुरुआत करो, 0 में 1/4 ऐड किया 1/4, 1/4 में फिर 1/4 ऐड किया 1/2, 1/2 में फिर 1/4 ऐड किया 3/4, है ना, और 3/4 में फिर 1/4 ऐड किया तो 1। ये आपके पास बन गए हैं, है ना। ये हम 4 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं इनको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 सब इंटरवल्स आपके पास आ गए हैं। देखना यहाँ पे आपको आंसर में डिफरेंस मिलेगा। जो आपने पहले 2 सब इंटरवल्स के लिए निकाला है वो आपका जो आंसर है वो इतना एक्यूरेट नहीं है हमारे आंसर के। ये वाला आपको उसके पास मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे और सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करोगे तो आपको और नजदीक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है वही, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम रूल लगाना है तो कंपोजिट वाला ही लगाना पड़ेगा, है ना, कंपोजिट वाला ही लगाना पड़ेगा। तो कंपोजिट रूल क्या बोलता है, कहता है कि 0 से 1, या मैं बात करूं a से b, fx dx, ये आपके पास क्या होगा h/2 f of x नॉट ट्वाइस f of x1 f of x2 f of x3, है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास x नोट है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। x4 और x नोट वाले अकेले आते हैं, बिना ट्वाइस के आते हैं, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h/2, h आपके पास कितना है 1/4 रख दीजिए तो 1/8 हो जाएगा। f of x नोट, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, तो f of 0 की वैल्यू तो निकाली हुई है, f of 1/2 की वैल्यू भी पीछे निकाल के आए, f of 1 की वैल्यू भी निकाल के आए। आपको चाहिए f at 1/4 और 3/4, तो क्या होगी f at 1/4 दैट इज 1/1 प्लस x, तो 1 + 1 में x 4/5 आ जाएगा। f 3/4 पे वैल्यू निकालोगे तो 1/1 प्लस में x 4/7 आ जाएगा, है ना। f0 के ऊपर वैल्यू आपको पता ही है 1 है, f 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे जब 1 प्लस में 1/2 रखोगे तो 2/3 आई थी, f of 1 पे आपकी वैल्यू 1/2 आई थी, ठीक है। ये पांचों की पांचों वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h/2 f at x नोट यानी f at 0, f at 0 की वैल्यू 1 है, रख दीजिए, ट्वाइस f at x1, x1 क्या है 1/4, तो 4/5 है उसकी वैल्यू, है ना, 4/5 फिर 2/3 और 4/7, 4/5 2/3 और 4/7 ये आएगी, ठीक है। प्लस में f at x4, x4 बोले तो f at 1, तो ये आपके पास आएगी 1/2, ये आ गई आपके पास 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आपको मिलेगा 1/8, एंड इसको सोल्व करने के बाद ये लगभग आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेना, आप पाओगे कि ये आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो एक्यूरेट आंसर आ रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका जो एक्यूरेट आंसर निकल कर आ रहा था वो आपके पास आ रहा था 0.6931, यहाँ पे कितना आ रहा है 0.697, मतलब सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है, ये वाली जो हमें 2 डिजिट्स चाहिए थी वो सेम आ गई। इसी तरीके से आप और सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करोगे तो ये और सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको 8 सब इंटरवल्स के लिए खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 8 इक्वल सब इंटरवल्स, ठीक है। साथ में एक होमवर्क मैं आपको और दे रही हूँ, ठीक है, आप खुद से इसको करके देखिएगा। होमवर्क नंबर 2, आपको करना है 1/1 से लेके 2 के बीच में 1/5 प्लस में 3x dx, ठीक है, विथ
4 and 8 सब इंटरवल्स। ठीक है, आपको 4 और 8 सब इंटरवल्स में करना है यूजिंग ट्रेपेजियम रूल। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आप देखो ट्रेपेजियम रूल है, 4 और 8 सब इंटरवल है तो पक्का कंपोजिट वाला लगेगा। ठीक है, तो कंपोजिट वाला लगा देना। ठीक है, अब हम चलते हैं सिम्पसन्स के रूल के ऊपर कि आप उसके क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। जैसे मैं आपको सेम एग्जांपल जैसा हमने लिया पहले वाले एग्जांपल में, वैसा ही हम सिम्पसन से करते हैं। देखिएगा, आपको कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, और आपको यहाँ पे यूज करना है सिम्पसन्स का 1/3 रूल, अगेन 2, 4 एंड 6 सब इंटरवल्स के लिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे, आपको जैसे इसने, आपको पता है कि जैसे सिम्पसन्स का जब हम 1/3 रूल अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके पास जो h की वैल्यू होती है वो आपका b माइनस अपॉन में 2 होती है। ये आपको पहले से ही दी हुई रहती है। मतलब मैं कंपोजिट वाले की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल सिम्पसन्स के 1/3 रूल की बात कर रही हूँ, है ना। मतलब आपको पता है कि वहां पे 3 पॉइंट्स काम करते हैं सिम्पसन्स 1/3 वाले में। ट्रेपेजियम में 2 पॉइंट काम करते थे, ठीक है, सिम्पसन्स में 3 पॉइंट्स काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहां से अपने h को b माइनस a/2, या मैं बोलूं कि अपने जो इंटरवल है वो पहले ही डिवाइडेड रहता है 2 सब इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे इसने बोल दिया 2 सब इंटरवल, इसका मतलब आपको सिंपल वाला सिम्पसन्स वाला लगाना है, ना कि कंपोजिट वाला। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास अब जैसे पॉइंट है 0 और 1, तो जब आप 2 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा, जो कि हमें सिम्पसन्स के 1/3 रूल के लिए चाहिए ही होता है ना। तो यहां से जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है f ऑफ x dx a से b। अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास होता है h/3 f at x0 4 टाइम्स f at x1 एंड f at x2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है सिम्पसन्स रूल का। कब, जब आप सिंपल वाला लगाते हो, मतलब ऑलरेडी वो 2 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से h आपके पास क्या है, h आप यहां से निकाल सकते हो, 1/2 है। ठीक है, तो h यहाँ पे 1/2 रख दोगे तो 1/6 हो जाएगा। f एट x नोट, f एट x नोट बोले तो आपको 0 के ऊपर वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पे 1/2 के ऊपर वैल्यू चाहिए, और आपको 1 के ऊपर वैल्यू चाहिए फंक्शन की। फंक्शन क्या है, वही 1/x 1/1 प्लस x वाला। तो यहाँ पे f एट 0 के ऊपर वैल्यू 1 आ जाएगी, 4 टाइम्स f एट x1 यानी f एट 1/2, 1/2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, यहाँ पे रख दीजिए। प्लस में f एट x2 यानी f एट 1, 1 के ऊपर वैल्यू इसके कितनी आ जाएगी, 1/2, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपके पास आया, है ना। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास मिलेगा एलसीएम 6। ठीक है, 6 प्लस में यहाँ पे आपको मिलेगा 16 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय में 36। ठीक है, और जब आप इसको चेक करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ एक बार ये कितना आएगा। ये आपको मिलेगा जी 0.694444 एंड सो। ठीक है, ये 44 चलता रहेगा, इस तरीके से आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आया है जब आप सिम्पसन्स का 1/3 रूल अप्लाई करते हो। अब आप खुद ऑब्जर्व करो कि यहाँ से जो सिम्पसन्स का रूल है, हालांकि यहाँ पे भी 2 सब इंटरवल्स के अंदर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 4 आने की वजह से, वहां पे आपका ट्रेपेजियम में ट्वाइस था, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स है। आप देख रहे हो आपका जो ये 0.6944 समथिंग आया है, जब आप ट्रेपेजियम वाले में लगा रहे थे वही 2 सब इंटरवल्स के लिए,
तो उस केस में आपका कितना निकल कर आ रहा था 0.708। तो यहाँ पे सिम्पसन्स वाला रूल जो है वो ट्रेपेजियम से अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही स्टेप में मिल गया एक्यूरेट आंसर, मतलब एक्यूरेट नहीं, मतलब थोड़ा हमारे आंसर के थोड़ा नजदीक आ गया ये, है ना, पहले स्टेप में। तो इसलिए सिम्पसन्स का ये अच्छा है। ट्रेपेजियम के जगह हम अगर सिम्पसन यूज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप देखो यहाँ पे जब आप 4 सब इंटरवल्स के लिए काम करते हो तब आपके पास क्या होगा, देखिएगा। तो 4 सब इंटरवल के लिए आपको पता है एच, अब क्योंकि बात आ गई 4 सब इंटरवल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एच है आपके पास वो कितनी है, आप यहाँ पे देखो, आपको पता है ना यहाँ पे क्योंकि कंपोजिट रूल लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 2 सब इंटरवल्स है, आप उन 2 सब इंटरवल्स को भी डिवाइड कर रहे हो, मतलब 4 के अंदर ला रहे हो, इसका मतलब कंपोजिट वाला सिम्पसन्स रूल लगेगा। कंपोजिट वाले के लिए आपके पास जो एच होता है वो ये होता है ना। अब यहाँ पे आप जो 2n आपको चाहिए 4 सब इंटरवल्स, इसका मतलब जो 2n है वो आपके पास 4 होना चाहिए, है ना। अरे आपको पता है ना यहाँ पे आप अपने इंटरवल्स को डिवाइड करते हो कुछ इस तरीके से, यही होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास, अगर आपको चाहिए कि आपके पास 4 सब इंटरवल बने तो 2n आपके पास 4 के इक्वल होना चाहिए। दिस इम्प्लाई कैपिटल N आपके पास 2 होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे कैपिटल N को 2 ले रहे हो, ठीक है। अब कैपिटल N 2 हो गया, इतनी बात तो चलो हमें समझ में आ गई, है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास सब इंटरवल्स हैं, है ना, सब इंटरवल्स बनाओगे, 2n को आपने रखा 4, तो यहां से जो आपके पास पहला पॉइंट था वो 0 बनेगा। h आपके पास कितना आएगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय में 4, तो h आपका 1/4 है, तो आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा वो 1/4 आ जाएगा, है ना। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/4 दोबारा से ऐड कर दोगे, तो ये आपको कितना मिलेगा 1/2, फिर आप ऐड कर दोगे तो 3/4, एंड फिर ऐड कर दोगे 1/4, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये 4 सब इंटरवल्स आ गए आपके पास। इन चारों सब इंटरवल्स के लिए आपको सिम्पसन्स का रूल लगाना है। अब सिम्पसन्स का 1/3 रूल जो बोलता है वो आपके पास क्या कहता है, कहता है कि a से b जब आप fx dx का इंटीग्रेशन निकालते हो तो वो आपके पास होता है h/3। कंपोजिट रूल बोल रही हूं मैं, यहाँ पे कंपोजिट रूल लिख रही हूँ, कंपोजिट का सिम्पसन्स का 1/3, ठीक है। तो ये आपके पास होएगा h/3 f एट x नोट 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 के ओड वाले टर्म्स कंटेन करता है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x3 एंड सो ऑन टू। अब ये मैं बताऊंगी लास्ट में कहां तक आया है, पहले इसको एक बार पेंडिंग रखो। प्लस में ट्वाइस ऑफ f ऑफ x2 f ऑफ x4 एंड सो ऑन टू, यही आता है, ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे एक f ऑफ 2n बचता है। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये तो आपका यहां तक आता है कुछ ऐसा, 2n-1 तक, ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे, और ट्वाइस आपका आता है कहां तक, f ऑफ 2n तक, 2n-2 तक, x 2n-2 तक, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का आपका एक f ऑफ x2n बच जाता है, वो आपका अलग रहता है, ठीक है, अकेला रहता है। ये आपके पास सिम्पसन्स का 1/3 रूल होता है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी x नोट से अगर शुरुआत करें तो आपको कहां तक मिलेंगे, x4 तक, यानी x4 तक आपको मिले हैं। तो हमें यहाँ पे x4 जो है वो लास्ट वाला पॉइंट है, x नोट जो है वो शुरू वाला पॉइंट है, यानी ये वाला आपका शुरू वाला और ये वाला लास्ट वाला आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। इनके बीच में जो बचते हैं वो बचता है x1 x2 और x3, तो x1 और x3 तो इसके साथ आ जाएंगे 4 के साथ, x2 आपका 2 के साथ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो जो इसके लिए बनेगा वो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, 0 से 1 1 प्लस में 1/1 प्लस x dx का हम निकाल रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा h/3
यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस में 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस में एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स टू प्लस में एफ ऑफ एक्स फोर। ये आपके पास निकल कर आएगा इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे h आपके पास क्या था, 1/4 था, रख दीजिए, तो ये 1/12 हो जाएगा। एफ एट एक्स नोट, यानी आपको वैल्यू चाहिए एफ एट 0 के ऊपर, 4 टाइम्स एफ एट एक्स वन आपके पास होएगा 1/4, एक्स थ्री आपके पास होएगा 3/4 प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स टू आपके पास होएगा 1/2 प्लस में एफ ऑफ एक्स फोर आपके पास होएगा 1। तो ये आपको चाहिए सोल्व करना, है ना। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एट 0 चाहिए, 1/4 चाहिए, 3/4 चाहिए, 1/2 पे चाहिए वैल्यू और 1 पे चाहिए। तो वही एफ एट 0 पे वैल्यू तो 1 आ जाएगी। एफ एट 1/4 के ऊपर बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। एफ एट 3/4 पे बात करें तो इसकी वैल्यू 4/7। एफ एट 1/2 के ऊपर बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। एफ एट 1 के ऊपर बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये वैल्यू सारी की सारी उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो आपको मिलेगा 1/12, 1 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ 1/4 प्लस में 3/4 वाली वैल्यू प्लस में ट्वाइस ऑफ 2/3 प्लस में 1/, ये आपके पास आ जाएगा 1/12। ये आपके पास आया 1 प्लस में, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। फोर बाय थ्री 1/2, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ से सोल्व करने के बाद ये आपके हाथ में कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपके हाथ में कुछ ऐसा आएगा 0.693 समथिंग, ठीक है। अब आप देखो अपने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अगर आप इसको मैच करते हो तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो 0.693 समथिंग ही आ रही थी, है ना। और यहाँ पे भी ये आपका निकल कर आया, तो आपको ये 4 सब इंटरवल्स में अपने जो एक्चुअल आंसर है उसके नजदीक आ गया ये एकदम, है ना। तो यहाँ से ये आपका सिम्पसन्स का 1/3 रूल था जो आपको इस तरीके से अप्लाई कर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप काम करोगे, जैसे अगर मैं बोलूँ 6 इंटरवल्स के लिए या 8 इंटरवल्स के लिए, सब इंटरवल्स के लिए, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सिम्पसन्स का 1/3 रूल आपको लगाना है और इसको कैलकुलेट करना है। अब सेम तरीके से अगर हम सिम्पसन्स का 3/8 रूल अप्लाई करते हैं, देखिएगा इसी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजिंग सिम्पसन्स का 3/8 रूल, इसी पे अप्लाई करते हैं टू इवेल्युएट 0 से 1 एफ एक्स जो आपका गिवन है वो आपको गिवन है 1/1 प्लस में एक्स टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जो सिम्पसन्स का 3/8 रूल है उसमें आपको ध्यान होगा कि एच जो होता है वो आपके पास ऐसा होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कि जब आपका इंटरवल जो भी रहेगा उसको आप 3 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करवाओगे, ना कि 2 के अंदर। ट्रेपेजियम में तो हम कर सकते थे, सिम्पसन्स के 1/3 में भी कर सकते थे, है ना। जो सिम्पसन्स का 1/3 है वो उसमें आपके इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपके पास सब इंटरवल्स आएंगे वो आपके किस तरीके से आएंगे, वो आपके पास 3 के मल्टीपल आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको 3 में पहले ऑलरेडी ये आपका सिंपल वाला है, सिंपल वाला जो आपका सिम्पसन्स का 3/8 रूल होता है उसमें आप एच ये यूज करते हो, मतलब हम पहले ही 3 सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वहां पे भी हमें 3 पॉइंट्स से चाहिए होते हैं, सॉरी 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमारे पास, वहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल बन के निकलता है, आपको ध्यान होगा अगर, है ना। तो ये आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी चाहिए होते हैं, यानी 3 सब इंटरवल्स के अंदर आपका ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
जब आपका h ये होगा तो यहाँ पे हमारे जो सब इंटरवल्स होंगे वो भी आपके 3 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे अब मान लो कि सब इंटरवल्स होंगे वो आपके 2 4 तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, होंगे तो 3 के मल्टीपल। तो 3 और 6 सब इंटरवल है मान लीजिए, आपको इनमें ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बात करें अगर 3 सब इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे आपको 3 सब इंटरवल का मतलब हो गया कि आपको सिंपल वाला यूज करना है फॉर्मूला, ना कि कंपोजिट वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 से डिवाइडेड है ना। ऑलरेडी इसमें आपका क्या है, 3 से डिवाइडेड है, यानी आपका ऑलरेडी ये 3 सब इंटरवल्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है सिम्पसन्स का 3/8 वाला, ठीक है। अब वो आपके पास क्या होता है, देखिए, जब आप यहाँ पे बात करते हो सिंपल वाले की, तो ये आपके पास होता है ऐसा, यहाँ पे 3/8 आता है तो 3h/8 बाहर निकल कर आता है। अंदर जो बचता है वो आपका होता है f(x0), 3f(x1), 3f(x2) और प्लस में f(x3). ये आपके पास सिंपल वाला सिम्पसन्स का 3/8 रूल। अब आपको 3 सब इंटरवल्स के अंदर अगर डिवाइड करना है तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, हमें अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, 6 सब इंटरवल के लिए तो हमें 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो बात की बात है, पहले इसको देखते हैं। तो ये आपके पास h देखो क्या आएगा, h यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है b-a/3 यानी 1/3, है ना। तो आपके पास पॉइंट्स क्या बनेंगे, 0 से 1/3, फिर आप इस 1/3 में 1/3 ऐड कर दोगे तो 2/3, फिर आप इस 2/3 में ऐड कर दोगे 1/3, तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। ये आपको इनके ऊपर वैल्यू भी तो चाहिए फंक्शन की, तो 0 पे f(x) आपका क्या था, 1/(1 + x), तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा। f(1/3) क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 3/4, है ना। f(2/3) कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1/(1 + 2/3) दैट इज 3/5। f(1) आपके पास क्या आएगा, 1/2। ये वैल्यूज उठा के आपको कहाँ कहाँ पुट करनी है, यहाँ। तो 3/8 इंटू में h आपके पास क्या है, h अभी निकाला है 1/3, रख दीजिए। अंदर जो आएगा f(x0) यानी f(0) आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, रख दीजिए। 3 टाइम्स ऑफ f(x1) और f(x2), f(x1) यानी 1/3 के ऊपर और 2/3 के ऊपर, तो 3/4 प्लस में 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 प्लस में 3/5 प्लस में f(x3) आपके पास क्या है, मतलब आपका 1 पे ऊपर वैल्यू कितनी है, 1/2, ये आपके पास है 1/8 बाहर रखो, 1 प्लस में इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस में 1/2 आ जाएगा। तो इसको मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, ये आपके पास जो बनेगा, ये आपके पास आएगा 0.69375। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सिंपल वाला सिम्पसन्स का 3/8 रूल लगाया और आंसर की एक्यूरेसी देखिए एक बार आप, ठीक है। आपका जो आंसर है वो लगभग आपके आंसर के बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा, पहले स्टेप में हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सिम्पसन्स का 3/8 रूल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, कम स्टेप्स। इसी तरीके से जब आप 6 सब इंटरवल की बात करोगे तो उस केस में आप लगाओगे कंपोजिट का सिम्पसन्स का 3/8 रूल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे, कंपोजिट सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर 6 इक्वल सब इंटरवल्स के लिए। किस पे, इस पे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास तरीका था इसको कैलकुलेट करने का। अब हम चलते हैं हमारे आईवीपी फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास कुछ 5 मेथड होते हैं कुल मिला के, ठीक है, उनको किस तरीके से करेंगे वो देखें। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। आईवीपी
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, उसको सोल्व करने के तरीके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आते हैं ये जी, ठीक है। देखो इसमें ना 5 तरीके होते हैं सोल्व करने के। सबसे पहला तरीका जो आता है वो आपका होता है टेलर्स सीरीज मेथड, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका आता है वो आपका होता है टेलर्स सीरीज मेथड। इसमें आप क्या करते हो, आप अपना जो सॉल्यूशन होता है उसको अप्रोक्सीमेटली मानकर चलते हो और आप उसको टेलर्स सीरीज से एक्सपेंड करते हो, ठीक है। जैसे मानो आपके पास एक आईवीपी है, ठीक है। अब आईवीपी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, तो लेट कर लेते हैं कि गिवन आईवीपी आपको है, लेट गिवन आईवीपी आपके पास है y एट एक्स, सॉरी y एट x या y डैश x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है y एट x नोट पे y नोट, ठीक है। अब ये आपके पास आईवीपी है, तो आपको पता होगा कि आईवीपी इसी तरीके से हम लिखते हैं। आईवीपी का मतलब ये होता है कि आप जो भी कंडीशन जो आपके पास होगी वो एक पॉइंट पे होती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक कुछ और कंडीशन आपको गिवन रहती है तो वो भी आपके आईवीपी के अंदर आती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास जिस पॉइंट पे आपने इसको डिफाइन किया है उसी पॉइंट पे आप दूसरी कंडीशन भी डिफाइन करो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के ऑर्डर्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आईवीपी है, ठीक है। ऐसे आईवीपी को हम सोल्व करेंगे टेलर्स सीरीज मेथड। टेलर्स सीरीज मेथड ये बोलता है कि मान लो जैसे आपके पास इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास है, लेट मान लेते हैं कि y(x) आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, कि आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे वो मैं बता रही हूँ। अगर y(x) आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा तो जब आप टेलर्स सीरीज लिखोगे y(x) के लिए अराउंड पॉइंट x इक्वल टू x नोट, तो वो आपके पास क्या होगी, देखिए ये पॉइंट x नोट है, जिस पॉइंट के अराउंड आपको निकालना है या जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, आपको y(x) की निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y(x) ही होगा, तो उसके लिए टेलर से सीरीज लिखेंगे, है ना। टेलर से सीरीज क्या होगी, y एट x इक्वल टू में y एट x नोट प्लस में यहां पे आपके पास आएगा x माइनस एक्स नोट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, y डैश x नोट प्लस में x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल y डबल डैश एक्स नोट एंड सो ऑन टू, ये आपके हाथ में आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम देना फर्स्ट का एंड इस इक्वेशन को नाम दीजिएगा सेकंड का, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए, जैसे मानो आपके पास, आपको पता है कि अगर आपको ये y एक्स नोट के ऊपर अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अब y एट एक्स नोट के ऊपर वैल्यू आपकी y नोट है ना, y एट एक्स नोट के ऊपर वैल्यू आपकी y नोट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y नोट प्लस में x माइनस एक्स नोट y डैश नोट प्लस में x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल y डबल डैश नोट एंड सो ऑन टू। जब हमें ये y डैश y नोट डैश y डबल डैश y नोट ट्रिपल डैश ये सब पता होंगे, तो ये जो आपके पास सीरीज है ना, ये आपकी पावर सीरीज आपको दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ y नोट डैश y नोट डबल डैश y नोट ट्रिपल डैश एंड सो ऑन टू आर नोन, देन सेकंड गिव्स पावर सीरीज, है ना, ऐसे ही बनती है पावर सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे टेलर्स सीरीज मेथड का हम यूज कम करते हैं, क्यों करते हैं पहले वो देखिए फिर मैं आपको लिखवाती हूँ। मतलब टेलर सीरीज का जो मेथड है वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। अब एक चीज समझिएगा यहाँ से, जैसे मानो आपके पास गिवन है y डैश एफ ऑफ एक्स, है ना,
मुझे यहाँ से क्या चाहिए, अगर मैं टेलर से सीरीज को देखूं, मुझे यहाँ पे वाई नोट, ठीक है, वाई नोट डैश मुझे यहाँ से मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पे एक्स नोट पुट करूंगी तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मुझे जब वाई डबल डैश होगा वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाई डैश एक्स तो आपके पास है ये। जब आप वाई डबल डैश एक्स की बात करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो एक तो ये आएगा, है ना। अब क्योंकि y भी तो x का ही फंक्शन था, है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एफ वाई एक्स वाई, और y का क्या हो जाएगा, y डैश। ये आपके हाथ में निकल कर आया, ठीक है। अब अगेन जब आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एफ एक्स एक्स वाली टर्म भी कंटेन करेगा, ये आपकी ये वाली टर्म भी कंटेन करेगा, और इसके अलावा भी यहाँ पे एक्स वाई और वाई एक्स वाली टर्म्स भी आएंगी, है ना। तो मतलब 2 टर्म्स आएंगी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि आपको जब ये टेलर्स सीरीज में जब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो गई, है ना। पहले आप इसको, ये तो खैर आपको दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर और कैलकुलेट करोगे, तो इसका मतलब ये तो आपके पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आ गई। इसी वजह से टेलर्स सीरीज हमारे पास हर एक प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां से कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकालने पड़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड इसी वजह से ये मेथड इतना यूजफुल होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम से भी एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब मान लो ये तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा मिल गया सिंपल सा, तब तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही एफ ऑफ एक्स वाई आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया तो आप यहाँ से पहले तो इसको निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। मुश्किल तो नहीं होगा, खैर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर आप उनके भी डेरिवेटिव्स दोबारा से करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आपका फिर बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे टेलर सीरीज यूज नहीं करते हैं। तो इसका मैं आपको लिखवा देती हूँ, यहाँ रिमार्क में लिखेगा, टेलर्स सीरीज मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम्स as well need the higher order derivatives। मतलब एक तो हम इसको सारे उसमें मेथड पे अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरी बात हमें यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की नीड भी होती है, ठीक है। अब कौन कौन से, y डैश एफ ऑफ एक्स वाई है, y डबल डैश आपके पास आएगा ये, ठीक है, फिर आप y डबल डैश ट्रिपल डैश भी निकालोगे। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कह रहे कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये जो हमें इनकी रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार आया डेरिवेटिव फिर एक बार और आएंगे इस वाले में, तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है। एंड जिस वजह से हमारे लिए ये इतनी कॉम्पिटिशन्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसी वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस द पार्शियल डेरिवेटिव्स required increases as the order of derivative of y increases as the order of derivative of y increases, that is we have to find, हमें क्या फाइंड करने पड़ते हैं, हमें फाइंड करने पड़ते हैं एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स 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 एंड सो ऑन टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई वाई वाई, एफ वाई 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 एंड सो ऑन टू, साथ में यहाँ पे एफ एक्स वाई, एफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ये सब हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सुटेबल मेथड चाहिए होता है जिसमें इतने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका करके दिखा देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे कि किस तरीके से टेलर सीरीज आपको लगानी है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स पे नहीं लग पाएगी, लेकिन हाँ कुछ एक प्रॉब्लम्स पे लग सकती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा,
आपके पास है y डैश x इक्वल टू x माइनस में वाई स्क्वायर। कंडीशन आपको गिवन है y एट 0 पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेलर सीरीज का मेथड लगाती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट मेरा क्या है, 0 है, इस पॉइंट के अबाउट ही आपको काम करना है। तो वाई एक्स आपका क्या होगा, वाई एट, ये आपका एक्स नोट है, ये आपका वाई नोट है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स वाई है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई एट 0 प्लस में एक्स माइनस एक्स नोट वाई डैश एट 0, एक्स माइनस में 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट 0 एंड सो ऐसे चलेगा ये, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे तो इनकी वैल्यूज चाहिए, y एट 0, y डबल डैश एट 0, ये सब, है ना। अब y एट 0 की वैल्यू तो मुझे 1 दी हुई है, इसको मैं 1 रख दूं, तो y x आपके हाथ में आएगा 1 प्लस में x y डैश एट 0 प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल y डबल डैश एट 0 एंड सो ऑन टू। अब मेरे को अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी, मैं यहाँ पे पुट करके अपना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, है ना। तो मुझे ये डेरिवेटिव चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। y डैश x आपके पास क्या है, x माइनस में y का स्क्वायर, y डबल डैश x निकालिए, क्या आएगा y डबल डैश x। अगर मैं यहां से y डबल डैश x निकालू तो इसका तो 1 हो जाएगा, एंड y तो खुद x का फंक्शन होता है, तो इसका हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y डैश। y डबल डैश एट कहाँ पे चाहिए, ये भी आपको y डैश एट 0 चाहिए और ये भी आपको y डबल डैश एट 0 चाहिए, है ना, यहाँ पे पुट करने के लिए। तो y डैश एट 0 आपके पास कितना आ जाएगा, आप x के प्लेस पे क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो। तो x के प्लेस पे जब आप 0 रख रहे हो, उस केस में आपका जो y एट 0 है, देखो मैं इसको एक बार थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ, आप इसको इस तरीके से लिखोगे 0, एक मिनट आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के बता देती हूँ, y डैश x इक्वल टू एक्स माइनस में y x, इसका मतलब ये है ना। अब यहाँ पे जैसे आप y डैश एट 0 पुट कर रहे हो, तो ये आपके पास x के प्लेस पे 0, तो x के प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये y एट 0 बनेगा, और y एट 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1, तो ये आपके पास -1 वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को क्या मिलेगा, y डैश x -1 के इक्वल। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा y डैश x, है ना। तो ये आपका x के प्लेस पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए 0। अब y एट 0 पे वैल्यू कितनी है, वो तो आपको 1 दी हुई है, यहाँ पे रख दीजिए, और y डैश एट 0 पे वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 0 था, -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए, तो 1 प्लस में 2 कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरीके से y ट्रिपल डैश निकाल लेंगे। अब ट्रिपल डैश x क्या होगा, आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपका 0 माइनस में 2y एज इट इज, y का हो जाएगा y डबल डैश, माइनस में 2y डैश एज इट इज, y का हो जाएगा y डैश, तो ये y डैश स्क्वायर बन जाएगा। आपको चाहिए यहाँ से y ट्रिपल डैश एट 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 y एट 0, y एट 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y डबल डैश एट 0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस में 2 y डैश की वैल्यू कितनी है, 0 के ऊपर -1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आपके पास 1 आ, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, -6 -2 दैट इज -8, है ना। ये जो सारी वैल्यूज आई है, ये आपके पास आया, ये आपके पास आया है, ये आपके पास आया, ये उठा के आप यहाँ पे इस सीरीज के अंदर पुट कर दो, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, y एट x इक्वल टू 1 प्लस में x, y एट 0 पे -1 वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, y डबल डैश एट 0 आपके पास कितना है, 3 आया, रख दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, y ट्रिपल डैश 0 आपके पास कितना है, -8 रख दीजिए, एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगी y एट x इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस में 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में माइनस में 8 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो, ये आपके पास बनता है। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको देखो, अभी तो ये आपको
सिंपलेस्ट दिया हुआ था, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था एफ ऑफ एक्स वाई, इसलिए आपने डायरेक्ट टेलर सीरीज का अगर आप यूज भी करोगे तो भी चल जाए। लेकिन यही चीज अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके दे देता तो आपके लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने में टाइम निकल जाता। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया, इस ये आपकी सीरीज जो बनेगी यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब क्योंकि देखो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम इसको सीरीज की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा टेलर सीरीज से। y डबल डैश माइनस में एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, y एट 0 पे आपका 1 है, y डैश एट 0 पे आपका 0 है। ठीक है, और टेलर सीरीज का आपको यूज करना है, यूज टेलर्स सीरीज, और इसको जो आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा आपको कैलकुलेट करना है y एट 0.1। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है y एट 0.1। ये आपका टेलर सीरीज का मेथड था। अब चलते हैं, इसकी ड्रॉबैक भी हमने बता दी। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं सेकंड वाले मेथड पे जो आपका है पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या करोगे, वही आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उसी फॉर्म की, y डैश एक्स इक्वल टू में f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, आईवीपी ही गिवन है, y एट एक्स नोट आपके पास y नोट है। ठीक है, यहां पे क्या करते हो आप, यहां से सबसे पहले देखना इन दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर देते हो, कहां से कहां पे, x नोट से x। तो जब आप x नोट से x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको दूसरे वेरिएबल के अंदर भी पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा x यूज में है, इसी वजह से x करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप x नोट से x कर दीजिए, और ये आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल एंड लिमिट्स पुट हो जाएंगे, ऐसे आएगा, इक्वल टू में x नोट से x f ऑफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको आप उस साइड ले जाइए, y एट एक्स नोट को आप उस साइड ले गए तो ये आपके पास ऐसा आ गया। अभी यहां से हम अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे। ठीक है, आपके जो गिवन वाली कंडीशन है उसको यूज करके, कैसे देखना, जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं। ठीक है, इस बाय पुटिंग हम क्या करेंगे, यहां से जो आपका y था उसकी प्लेस पे y नोट आप पुट करोगे। ठीक है, किसमें, इन द इंटीग्रल इक्वेशन, जो हम ऊपर इंटीग्रल इक्वेशन छोड़कर आए हैं ये वाली, इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर आप क्या पुट करोगे, y की प्लेस पे y नोट, है ना। तो उससे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन, और उसको आप डिनोट करते हो इससे, क्या आएगा देखना, y एट एक्स नोट तो आपका एज इट इज रहेगा, y एट एक्स नोट का मतलब तो y नोट हो गया, तो चलो ये तो हमारा y नोट ही है। ठीक है, यहाँ पे y की प्लेस पे आपको y नोट पुट करना है, इंटीग्रेशन में x नोट से x एज इट इज, इसकी प्लेस पे आ जाएगा ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरीके से जब आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो अब की बार आप क्या करोगे, देखो एक चीज, यहां से जो आपका y एट एक्स नोट चल रहा है वो तो सब में सेम ही चलेगा, है ना, क्योंकि वो तो हमारा x नोट से x पे इंटीग्रेशन करने पे आया था, तो ये तो सब में सेम रहेगा, चाहे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लो चाहे आप सेकंड वाला निकाल लो। ठीक है, तो यहां से सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब आप निकालोगे तो उसमें ये y नोट तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। हाँ, यहां से सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए ये जो आपका y है, इसमें पहले हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए y नोट पुट किया, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आपके पास y1 आया है वो आप पुट करोगे, तो यहाँ पे आप पुट करोगे जो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया है वो। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड निकालोगे, फोर्थ निकालोगे, एंड सो ऑन टू nth तक जाओगे।
तो यहाँ पे जो आपके पास nth वाला आएगा वो आपके पास आएगा y नोट प्लस में x नोट से x इंटीग्रेशन f x एज इट इज y के प्लेस पे क्या आ जाएगा। देखो जब आपने सेकंड वाला निकाला तब आपने फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन यूज किया, जब आप nth वाला निकाल रहे हो तो आप n माइनस 1th वाला यूज करोगे। ठीक है, तो यहां से ये जो आपके पास बनते हैं ये जो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, एंड ये आपका जो होता है ना, ये आपको जो गिवन कंडीशन होती है ये आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है। ठीक है, तो ये आप इनिशियल लेकर चलते हो, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहां से ये इनकी एक सीक्वेंस बनती है। तो ये आप लिखिए कि ये जो सीक्वेंस होती है, जैसे आपके पास y1 हो गई, y2 हो गई, y थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया, एंड सो ऑन टू y nth अप्रोक्सीमेशन। अगर आपका f ऑफ एक्स वाई बाउंडेड है, अगर आपका f ऑफ एक्स वाई लिपशिट्ज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो हमेशा पक्का उस एक, क्योंकि यहां से अगर बाउंडेड हो गया आपका f ऑफ एक्स वाई, अगर बाउंडेड हो गया, लिपशिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देता है इन द गिवन डोमेन, है ना। और उस गिवन डोमेन में जो यूनिक सॉल्यूशन है, पक्का ये जो सीक्वेंस है ये उसी सॉल्यूशन को टेंड करेगी जाके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस दिस मेथड yields a sequence of approximation y1 y2 and so on to yn। ये सीक्वेंस आपके हाथ में बनेगी, and it can be proved that if f of xy is bounded in some region, and it can be proved that if f of xy is bounded in some region, and if f of xy satisfy लिपशिट्ज कंडीशन, या बोल सकते हो कि लिपशिट्ज फंक्शन, या कोई बात नहीं ऐसे लिख लीजिए, सेटिस्फाई लिपशिट्ज कंडीशन, देन द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, सीक्वेंस y1 y2 एंड सो ऑन टू yn converges to the solution of given I। ठीक है, ये आपके पास होता है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक बार मैं इसकी पूरी एक बार बता देती हूँ दोबारा से आपको क्या करना है। आपके पास मानिए जैसे ये आईवीपी आपको गिवन है, ठीक है, जो आपको कंडीशन गिवन रहती है वो आपकी इनिशियल कंडीशन होती है। दोनों साइड जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन से आपके पास अप्रोक्सीमेशंस बनते हैं। अप्रोक्सीमेशन कब बनते हैं, जब आप y की प्लेस भी y को रिप्लेस करवाने लग जाते हो, y नोट, y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, y सेकंड अप्रोक्सीमेशन, इन सब से। तो जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हो तब आप y नोट से रिप्लेस करवाते हो, बाकी एज इट इज रहता है। जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हो तो आप y नोट की प्लेस पे आप y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। जब थर्ड वाला निकालोगे तो y सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, और जब आप nth वाला निकालोगे तो y n माइनस 1th वाला आ जाएगा। ये आपके पास सीक्वेंसेस बनती हैं, या सॉरी ये आपके पास सीक्वेंस बनती है, ये जो अप्रोक्सीमेशन है इनकी एक सीक्वेंस बनती है, और ये सीक्वेंस अपने सॉल्यूशन पे जाके कन्वर्ज करती है। कब, जब यहाँ पे एक तो ये पता हो कि f ऑफ एक्स वाई बाउंडेड है, साथ में f ऑफ एक्स वाई लिपशिट्ज है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब पक्का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पक्का ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करेगी उसी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये आपका पिकार्ड्स बोलता है। अब यहां से आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस निकालने कैसे हैं, उसका मैं एक मेथड आपको उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, y डैश आपके पास ये है, ठीक है,
आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस मैं निकालने बता रही हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन इसने दी हुई है y एट 0 पे 1, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ से मिल रहा है, x नोट की वैल्यू 0, x और y नोट की वैल्यू 1, यानी इनिशियल वाली वैल्यू आपको गिवन है। आपको यहाँ से चाहिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल कर आएगा y नोट प्लस में x नोट से x एफ एक्स वाई नोट dx, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो y नोट आपको पता है क्या है, 1 है, x नोट आपको पता है क्या है, 0 है, तो 0 से x इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई नोट। अब एफ एक्स वाई नोट क्या आएगा, देखना आपको पता है ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई रहता है। यहाँ पे जब आप एफ ऑफ एक्स वाई देख रहे हो, ये आपका ऐसा है, आप यहाँ से एफ एक्स वाई नोट निकाल रहे हो। वाई नोट कितना है, वाई नोट आपके पास 1 है, मतलब आप यहाँ पे y की प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो ये आपको x प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये x प्लस 1 आपको पुट करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 एंड ये आपको मिलेगा x। तो ये जो आपको मिला है ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरीके से आप सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, कैसे देखिएगा, y नोट दैट इज 1, ये तो सेम ही रहेगा, 0 से x इंटीग्रेशन, अब की बार आ जाएगा एफ एक्स वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यानी आपके पास जो निकल कर आया है ये, ठीक है, इसको आपको रखना है ना। अब इसको आपको यहां पे रखना है एज इट इज, मतलब आपको क्या करना है समझना कि जो आपका जैसे एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस में वाई स्क्वायर, आपको वाई की प्लेस पे ये पुट करना है, मतलब आपका ये एक्स एज इट इज प्लस में वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ये जो आपके पास आएगा। अब ये आपके पास एफ एक्स वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये आपको पुट करने के बाद आपको फिर इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे 0 से x पे, और आपको ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आए किस तरीके से निकालनी है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे आपने वाई नोट रखा, वाई नोट रखने के बाद आपने वाई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपके पास जो निकल कर आया है उसको आपको y के प्लेस पे पुट करना है। तो यहाँ पे जो y था वो आपका क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x, ये निकल कर आया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये आपने यहाँ पुट कर दिया, इसका स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, तो ये जो आपके पास बना है ये आपके पास अब ये बना है, आपको यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करना है। इसी तरीके से आपको y थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है एंड इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अप्रोक्सीमेशंस निकालनी, इसकी एक सीक्वेंस बनती है और वो सीक्वेंस आपके सॉल्यूशन पे जाके कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। dy बाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 1 y एट 0 पे 0, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ यूज पिकार्ड्स मेथड टू ऑब्टेन, आपको चाहिए y एट 0.25, y एट 0.5 एंड y एट 0.1 की वैल्यू, करेक्ट। टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है, ये आपको चाहिए, ये आपको यहाँ पे पिकार्ड्स मेथड यूज करना है, आपको अप्रोक्सीमेशंस की एक सीक्वेंस बनानी है एंड वहां से आपको 0.25 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, मतलब आपके पास कुछ ऐसी सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। ये जो आपको सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस से आपको कैलकुलेट करना है कि ये आपका किसको टेंड करे, ठीक है। आपको ये गिवन है, आपको यहाँ पे वैल्यूज निकाल, ठीक है जी। चलिए, अब आपके पास आता है यूलर्स मेथड, ये आपका थर्ड वाला मेथड है,
ठीक है। एंड यूलर्स मेथड के बाद एक होता है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। अब वो उसका क्वेश्चन इस बार गेट में आया था, ठीक है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के लिए, तो वो भी मैं करवाऊंगी। पहले आप इसको समझिए। y1 आपके पास होता है, आप अभी जो कैलकुलेट करके आए हैं वो ये होता है ना, पिकार्ड्स मेथड से जो कैलकुलेट करके आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिकार्ड्स मेथड में तो आप क्या करते थे, पिकार्ड्स मेथड में आप यहाँ पे सिर्फ y को रिप्लेस करवाते थे, y0 y1 इन सब से, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करवा दूं, अज्यूम कर लूं कि जो मेरे पास फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन है उसमें मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर लूं, मतलब दोनों को ही चेंज कर दूं, x0 और y0, तो ये आपके पास क्या बन के निकलेगा, y1 इज इक्वल टू में y0 प्लस में h f एट x0 y0। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिएगा। यहाँ पे जो h है वो मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए ये, और यहाँ पे जो x है वो आपका x0 से x में, आप एक बार इसको देखिए, यहाँ पे x1 करिएगा जी, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए, ये आपके पास क्या है, आप जब यहाँ पे एक्स वाई की प्लेस पे जब आप x0 और y0 पुट कर देते हो, मतलब दोनों ही चीज आपने कांस्टेंट पुट कर दी, तो ये जो पूरा फंक्शन बनेगा, आप इसमें अगर एक पर्टिकुलर x0 और y0 की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, f ऑफ एक्स वाई पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से जब ये बाहर आया तो आपके पास ये ऐसा बचा f ऑफ x0 y0, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, x0 से x1 dx। ठीक है, ये जो आपके पास आएगा इसका इंटीग्रेशन x1 माइनस x0 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो आपके पास होती है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, ये x1 और x0 के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस आप लेकर चलते हो वो आप h से डिनोट करते हो, तो इसको मैंने h से डिनोट कर दिया, तो मेरे पास ये बन गया। एंड यही आपका यूलर्स का मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपके पास आ गई फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा। जब आपका x1, अब की बार जब आपका x1 और x2 के बीच में आएगा, यानी इंटरवल आपका x1 से x2 के बीच में है, तब आपके पास जो y2 निकल कर आएगी वो क्या होगी, वो आपके पास आएगी y1, क्योंकि यहाँ पे अब की बार हमारा ये चेंज होगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे आपका, अब देखना, आप यहाँ पे जैसे हमने इनिशियल वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे x0 और y0, अब की बार हम x1 और y1 पुट कर देंगे, है ना। अब की बार हम x1 और y1 पुट कर देंगे, तो अगेन ये x1 और y1, अब यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन जाएगा वो x1 से x2 जाएगा, है ना। तो ये y2 आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आप निकाल कर आए हो वो, प्लस में f ऑफ x1 y1 जैसे आपने पुट किया ये फिर कांस्टेंट बन गया, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा x2 माइनस में x1, है ना। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x2 माइनस में x1, तो ये फिर h हो जाएगी क्योंकि h तो आपके पास लेंथ है, तो ये h हो गई, तो यहाँ से y2 आपके पास आ गया ये, तो y2 को हम अगर रीअरेंज करके लिखे तो ऐसा आ जाएगा y1 प्लस में h f x1 y1, ये आपके पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से थर्ड वाली निकालोगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, आपको ये आएगी y, यहाँ पे सेकेंड वाली अप्रोक्सीमेशन h f x2 y, ठीक है। और इसी तरीके से आप चलते जाओगे, लास्ट में आप पहुंचोगे yn प्लस 1th तक, तो वो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आपका 3 था, जब 2 आया तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा, प्लस में h तो सब में आएगा, h तो इसमें भी आया था, h तो इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, तो h तो सब में ही सही है, सेम ही आएगा। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो y3 जब था जब 2 आए, जब 2 था तब 1 आए, जब 1 था तब नोट आया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, xn yn, है ना।
और यही आपका क्या कहलाता है, यूलर्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जब आप ये एन यहाँ पे आपका 0 1 2 3 से शुरुआत होगी, जब आप यूलर्स मेथड का यूज करते हो, ये जो मेथड होता है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है ना। मतलब हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे लग जाते हैं, काफी नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाते हैं अपने एक्यूरेट सॉल्यूशन के पास पहुंचने में। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूलर्स ने क्या किया था, एक मॉडिफाइड मेथड उसका निकल कर आया था। मतलब यहाँ से ज्यादा वहां पे आपको कम स्टेप्स में आपकी एक्यूरेसी मिल जाती है और यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं। इसी वजह से ये मेथड को मॉडिफाई करके नाम दिया गया है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ठीक है, तो देखिए यहां से इसको मैं लिखवा देती हूँ। दिस मेथड इज वेरी स्लो, इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एंड टू obtain reasonable accuracy with Euler's method, we need to take a smaller value of h। अगर हमें या तो अगर ये मेथड ये तो स्लो मिलेगा, और अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो यहाँ पे जो एच हम ले रहे हैं, जो इंटरवल्स की लेंथ ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्मॉल लेनी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी एक्यूरेसी तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी नीड टू टेक स्मॉलर वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, और इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से एच के ऊपर जो ये रेस्ट्रिक्शन है कि हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये मेथड प्रैक्टिकल यूज के लिए अनसूटेबल होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ एच, दिस मेथड इज अनसूटेबल, या नॉट सुटेबल लिख लेना, फॉर प्रैक्टिकल यूज, एंड a modification of it is known as Euler's modified method। ठीक है, ये आपको यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से एक नया इसका मॉडिफिकेशन करके आता है, जिसमें स्टेप्स भी कम होते हैं और जिसमें एच की वैल्यू हमें इतनी स्मॉल भी नहीं लेनी पड़ती जितनी यहाँ पे लेनी पड़ती। ठीक है, मेथड विच गिव्स मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ यूलर्स मेथड। आपके पास गिवन आईवीपी रहेगी सबसे पहले तो y डैश इक्वल टू माइनस वाई गिवन है, y एट 0 पे आपको 1 के इक्वल वैल्यू गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आपको ये निकालना आता है, ये हमारी गिवन एक सिंपल सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप आराम से सोल्व कर पाओगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई करके। यहाँ से आप dy अपॉन में सेपरेबल वेरिएबल लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस को आप उस साइड ही रखिए, तो ये आपको मिलेगा log ऑफ फाइव माइनस एक्स प्लस में सी, यानी y आपको मिल जाएगा c की पावर माइनस एक्स। अब कंडीशन आपको गिवन है y एट 0 पे 1, यानी जब आपका x 0 रहेगा तब आपकी y की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ से c की वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो यानी आपको y जो मिला वो e की पावर माइनस एक्स मिल गया। तो ये तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। हम देखते हैं क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक हमारे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस पहुंच पाएंगे। तो इसको अभी हमें करना है किससे, यूलर्स मेथड से। ठीक है, किससे करेंगे, यूलर्स मेथड से। आप चाहो तो इसको एक बार पिकार्ड से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको पिकार्ड्स मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। अब इसका अगर यूलर्स मेथड से बात करें तो देखिएगा y डैश इक्वल टू में y नोट, सॉरी y माइनस का y आपको गिवन, y एट 0 पे आपको 1 वैल्यू गिवन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि जैसे आप
यहाँ पे जब आप yn+1 लिखते हो, ये जब आप लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ये लिखा है ना yn+1, है ना, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे वैल्यू जो निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो एक्सन में, जब आप h ऐड कर रहे हो। मतलब आप जब एक एक जो हाइट जो, या मैं बोलूं जो लेंथ है आपकी, उसको अगर आप एक्सन के अंदर ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा y(xn+1). आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। अरे भैया, क्योंकि मेरे पास जो h था वो क्या था, x0 x1 के बीच का डिस्टेंस, है ना, x1 x2 के बीच का डिस्टेंस, x2 और x3 के बीच का डिस्टेंस एंड सो ऑन टू, क्योंकि h तो हम बहुत स्मॉल लेते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो yn+1 आप ले रहे हो, इसका मतलब है आप xn में h ऐड कर रहे हो, मतलब y@xn+h निकाल रहे हो, या मैं बोलूं y(x)n सफिक्स में n+1 ये आप निकाल रहे हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पहले, जब मैं आपको बोलूं कि आप y1 कैलकुलेट करते हो, इसका मतलब होता है कि आप x0 में h ऐड कर रहे हो। इसका मतलब आप यहां से जो x0 गिवन वैल्यू है उसमें आप जो h मानकर चल रहे हो, जो आपको स्मॉलर लेंथ लेनी है वो आपको यहां से रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, y@x0 प्लस में h। ठीक है, जब मैं y2 की बात करूंगी तो ये आपके पास होगा x1 प्लस में h, या अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे तो भी चल जाएगा। जब आप y3 की बात करोगे इसका मतलब होगा x2 प्लस में h, या आप इसको ऐसे लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप बात करते हो, वही जैसे मैंने xn+1 आपको बताया, तो आपके पास जो xn+1 होगा, yn+1 होगा, सॉरी, वो आपके पास होगा xn प्लस में h, या आप यहां से इसको ऐसा लिख सकते हो x0 प्लस में n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपके पास जो h है उतने हाइट पे आप कवर करके 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 y की वैल्यू निकाल। ठीक है, अब देखिएगा यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से, आपको y0 गिवन है यहां से क्या 1, x0 आपको क्या गिवन है 0, आपको यहां से f(x, y) क्या गिवन है माइनस का y, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला यानी x0 प्लस में h आप मैं मान लेती हूँ, यहां से मैंने एक स्मॉल h मान लिया, 0.01 पे काम कर रहे हैं, यानी आप यहां से कैलकुलेट करोगे 0 प्लस में 0.01, दैट इज आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो इसकी कैलकुलेट करोगे। तो y 0.01 के ऊपर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास क्या आएगी, y0 प्लस में h f(x0, y)। अब y0 क्या है, y0 आपका 1 है, रख दीजिए, h आपके पास कितना है 0.01 है, रख दीजिए, f(x0, y0 आपके पास क्या है माइनस का y0 आएगा, यहां से जब आप देखेंगे तो माइनस y0 दैट इज माइनस का 1, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99। ठीक है, ठीक है, आप इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे क्या y2 का मतलब क्या होगा, जब आप x0 में 2h ऐड कर रहे हो या फिर x1 में h ऐड कर रहे हो। अब x0 में 2h ऐड कर दो या x1 में h ऐड कर दो, बात एक ही है। अब x1 क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे आपको पता है कि x0 आपके पास 0 है, तो x1 आपके पास निकल कर आएगा x0 प्लस में h, यानी x0 आपका 0 है और h आपका 0.01 है, यानी x1 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये निकल कर आई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है वो आपको रखनी, तो 0.01 आ गई। h आपके पास कितना है 0.01, तो इसका मतलब ये आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो 0.02 की, है ना, है ना। या आप यहां से अगर इसको करके देखना चाहते हो, आप यहां से करके देख लो, x0 की वैल्यू 0 रखोगे, ट्वाइस ऑफ 0.01 सेम ही आएगा। तो ये आप जो वैल्यू निकालोगे वो किसके निकालोगे 0.02 की, तो y 0.02 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y 0.01 के ऊपर वैल्यू जो आ चुकी है वो, या मैं यहाँ पे y1 लिख दूं, h f(x1, y1)। y1 की वैल्यू कितनी आई है, y1 की वैल्यू आपने जब सोल्व करी तो आपको मिली 0.99, रख दीजिए।
h आपके पास क्या था 0.01, f एट x1 y1 यानी f ओ एक्स वाई आपके पास क्या था माइनस का y, है ना। तो यहाँ पे आप माइनस का y1 रखोगे तो माइनस y1 दैट इज माइनस का 0.9, यहाँ से दोनों में से 0.99 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 0.01, अगेन ये आपको 0.99 मिल गया तो ये 0.99 का स्क्वायर बन गया, तो ये आपको मिला किसकी वैल्यू 0.02 की। इसी तरीके से जब आप अपना y3 निकालेंगे y3 तो वो आपको क्या मिलेगा y2 प्लस में h f x2 y2, यहां से जब आप इवेल्युएट करेंगे किसकी वैल्यू y3 यानी y x0 प्लस में 3h या फिर y x2 प्लस में h, दोनों से सेम बात पड़ेगी, क्या आएगा y 0.03, y 0.03 के ऊपर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपको मिलेगी 0.99 की पावर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप y 0.04 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी 0.99 की पावर 4, ये आप खुद से इवेल्युएट करके देख लीजिए। अब ये तो आपके पास आई है इसकी वैल्यू, तब जब आप अपने यूलर्स मेथड को यूज कर रहे हो तब, ठीक है। अगर यही चीज मैं अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन से निकालूं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास क्या था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास था yx इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स, यही था। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं 0.04 के ऊपर तो ये आपके पास आएगी e की पावर माइनस 0.04 और इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.9608 की, और ये जो आपका आएगा सोल्व करने के बाद ये आएगा 0.9604। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत क्या मिला है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे चेंज मिला है, लास्ट के एक डिजिट चेंज है, बाकी तो सेम ही है। मतलब आप अपने सॉल्यूशन तक एक्यूरेसी आ रही है ना, मतलब आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आप अगला निकालोगे तो वो 0.05 पे आएगा फिर वैल्यू, है ना। तो ये आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये जो वैल्यू आपको मिल रही है सीक्वेंसेस मिल रही है, सीक्वेंस नहीं है, ये आपको अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर आप यहाँ पे निकालो तो 0.02 पे वैल्यू मिल रही है, फिर आपकी 0.04 पे निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो यूलर्स मेथड है वो आपको सीक्वेंस नहीं देता पिकार्ड्स मेथड के जैसे, यहाँ पे ये आपको वैल्यूज देता है, ठीक है। आप जब अपना h को बढ़ाते जाते हो तो आपके पास जो अलग अलग वैल्यूज निकल कर आती है h, हर एक h इंटरवल के बाद, सॉरी हर एक हाइट के बाद, तो वो आपके पास आपको वो वैल्यू देता है। अब यहाँ पे h हमें बहुत स्मॉल लेना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी एक्यूरेसी तक धीरे धीरे पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना था, ठीक है, समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क दे देती हूँ, आप ये खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। होमवर्क लिखिएगा, y डैश एक्स स्क्वायर प्लस में y आपको गिवन है, ठीक है। y एट 0 पे आपको 1 वैल्यू गिवन है और आपके जो h है वो मैं बता देती हूँ, वो आपको यूज करना है 0.05 और आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है द वैल्यू एट x इक्वल टू 0.1। आपको 0.1 के ऊपर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यूलर्स मेथड। तो आप देखो यहां से आपको कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है, आपके पास x0 है, आपको x1 जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या होगा x0 प्लस में h, यानी x0 0 प्लस में 0.05 यानी आपका 0.05 आएगा। फिर जब आप x2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा x1 प्लस में h, x1 आपका 0.05 है, h भी आपका 0.05 है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.1। यानी आपको यहाँ पे x2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, यानी आपको y2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आपको कितने स्टेप्स लगेंगे, ये आपको h बता देगा, ठीक है। जो आपको कैलकुलेट करना है वहां तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगे उस h के अंतराल में आप जाओगे, ठीक है। तो यहां से आपको y2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो मेथड होता है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, इसलिए हमारे पास क्या आता है यूलर्स का मॉडिफाइड मेथड। अब यूलर्स का मॉडिफाइड मेथड क्या है देखिएगा, देखिए यूलर्स मॉडिफाइड, देखिए कहता है
कि इंस्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग fxy by fx नोट y नोट इन इक्वेशन y1 इक्वल टू में y नोट प्लस में x नोट से x1 इंटीग्रेशन fxy dx कहता है कि हम यहाँ पे इसको जैसे हम यूलर्स मेथड में करते थे ना कि f ऑफ x नोट y नोट से रिप्लेस करवा दिया इस वाली इक्वेशन में, ऐसा करने के बजाय हम क्या करते हैं, वी नाउ अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल इन द गिवन इक्वेशन फर्स्ट बाय मीन्स ऑफ ट्रेपेजियम रूल। यहां पे हम यूज करते हैं जी ट्रेपेजियम रूल। ठीक है, हम मतलब यहाँ पे इसको जैसे यूलर्स मेथड में करते थे वैसा नहीं करेंगे, ट्रेपेजियम रूल यूज करते हैं। ठीक है, अब ट्रेपेजियम रूल आपके पास क्या था, आपको पता है ट्रेपेजियम रूल क्या होता है। जब आप वाई एक्स का इंटीग्रेशन या मैं बोलूं एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो, है ना, ए से बी में, तो वो आपके पास होता है h/2 एफ ऑफ बी प्लस में एफ ऑफ, यही होता है। अब यहाँ पे ये जो ट्रेपेजियम रूल है ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा वो आपके पास आएगा y नोट प्लस में, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे जब ट्रेपेजियम रूल, तो ये आपके पास आएगा h/2। ठीक है, अब हम x1 पहले पुट करेंगे तो fx1 y1, क्योंकि x1 के ऊपर जो y1 की वैल्यू है वो जो x1 के ऊपर y की वैल्यू है वो y1 है, प्लस में यहाँ पे आपका आएगा x नोट y। ये आपको समझ में आ रहा है, हमने ये जो इंटीग्रेशन वाला यूज किया इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके हाथ में ऐसा आ गया y1। तो हमें यहाँ से एक आइटरेटिव फॉर्मूला मिल जाएगा जब हम यहाँ पे सेकंड के लिए काम करेंगे, है ना। तो सेकंड आपके पास क्या होगा, y नोट प्लस में h/2 एफ एक्स नोट y नोट प्लस में यहाँ पे आपको मिलेगा x1, और यहाँ पे जो y1 है इसकी प्लेस पे आपका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल चुका वो, मतलब आप समझ रहे हो ये आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके पास जो निकल कर आ रहा है, और इसको ना y2 ना लिख के इसको आप ऐसा लिखो y1 का सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन, मतलब आप ये y1 ही कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे जो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी होता है, आप पहले y1 के लिए काम करते हो, y1 के लिए अप्रोक्सीमेशंस निकालते हो, फिर आप y2 के लिए अप्रोक्सीमेशन निकालते हो, फिर आप y3 के लिए अप्रोक्सीमेशन निकालते हो। तो यहाँ से आपको जो y1 के लिए अप्रोक्सीमेशन मिलती है वो आपके हाथ में ये मिलती है। ठीक है, इसको जब आइटरेटिव फॉर्मूले से लिखोगे तो y1 के लिए ही काम कर रहे हैं, n+1th अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास आएगी y नोट प्लस में h/2। यहाँ पे आपका x नोट और y नोट फिक्स, क्योंकि आप यहाँ पे y1 के लिए काम कर रहे हो तो इसलिए x नोट और y नोट, प्लस में यहाँ पे आपका x1 फिक्स, लेकिन y1 की प्लेस पे आपका ये जो n+1 है इससे एक छोटा n, ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ y1 के लिए ही वैल्यू मिली है n+1th अप्रोक्सीमेशन, अभी हमारे पास y2 y3 निकालने बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि y1 n आपके पास क्या है, nth अप्रोक्सीमेशन टू y1। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से कि y1 at 0 क्या होगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। y1 at 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से कि आपके पास ये फर्स्ट वाली थी, ठीक है, वो आपके पास जैसा आप यूलर्स मेथड में निकाल कर आए थे, है ना, सेम आपके पास होती है। जो आप यूलर्स मेथड के लिए निकालते हो, सबसे शुरू में जो लिखते हो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वो आपके पास यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, ये तो आपने निकाले सिर्फ y1 के लिए।
अगर हम यहाँ पे y2 की बात करें तो y2 n+1 के लिए फॉर्मूला जो बनेगा, अब यहाँ पे आप n को चेंज करते जाओ, चाहे है ना 0 1 2 3 कुछ भी पुट करो, तो यहाँ से आपका बनेगा ये y1, अब की बार y1 यूज करोगे, h/2 fx1y1 प्लस में fx2 और y2n, ये आपके पास y2 के लिए आएगा। इसी तरीके से जब आप yn के लिए लिखेंगे, देखना मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, जब आप यहाँ पे yn+1 के लिए लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा yn प्लस में h/2 fxnyn प्लस में fxnynn, ये आपके पास निकल कर आएगा n+1 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये इसका एक क्वेश्चन आया था आपकी बार, ठीक है, गेट के अंदर आया था यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का, ठीक है, और अधिकतर बच्चे उसको गलत करके आए थे। ठीक है, उन्होंने मॉडिफाइड नहीं पढ़ा, सिर्फ यूलर्स मेथड से सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको करना कैसे है। अगर जैसे इसका क्वेश्चन है उसको आप किस तरीके से करोगे मैं आपको समझा देती हूँ, फिर गेट का जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। गेट 2026 का क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ इससे। ठीक है, देखिए आपके पास है y डैश y प्लस में x² और आपको गिवन है y एट 0 पे 1 और h आपके पास जो है वो है 0.05 और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 0.1 के ऊपर वैल्यू बाय यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो जो आपके पास है उनको इकट्ठा कर लो। ये आपके पास है x0 आपके पास 0 है, y0 आपके पास 1 है, h आपके पास है 0.05, आपको कैलकुलेट करना है 0.1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले y1 के लिए ये अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं, है ना। तो y1 का मतलब क्या हो गया, y1 का मतलब हो गया x0 प्लस में s, x0 आपके पास 0 है, h आपके पास 0.05 है, यानी जो आप काम करोगे वो आप काम करोगे 0.05 के लिए, मतलब आप पहले 0.05 के लिए अप्रोक्सीमेशंस निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, ये हम काम कर रहे हैं जब आपका x 0.05 होगा, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एट 0.05 के, तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी y0 प्लस में h/2 fx0 y0 प्लस में fx1 y, ये आपके हाथ में होगी, है ना। अब यहाँ पे आप काम कर रहे हो 0.05 के लिए, y0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y0 आपके पास कितना है 1 है, रख दीजिए। h आपके पास कितना है 0.05 है, रख दीजिए, डिवाइडेड बाय में 2 f एट x0 y0, यानी आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे किस पे 0, y x जब आपका 0 है और y जब आपका 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 रख दो। f एट x1 y1, अब x1 आपके पास और y1 क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। x1 जो आपके हाथ में होगा वो आपका होगा x0 प्लस में h, है ना। x0 प्लस में h बोले तो 0.05, क्योंकि 0 प्लस में 0.5 आएगा, दैट इज 0.05, यही होगा। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लेना, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर ली, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि y1 तो हमें पता नहीं है ना, तो x1 आपको पता चल गया, तो f ऑफ 0.05 और y1 एट 0 आपके पास क्या आएगा, ये मैंने बताया था आपको, जो यूलर्स मेथड आप यूज कर चुके वहां से निकालोगे। क्या होता है ये y0 प्लस में h fx0 y0, यहां से आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो y1 एट 0 की जो आएगी, मतलब 0th अप्रोक्सीमेशन जो आप निकालोगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जिसको बोल सकते हैं, y0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.05 है, x0 और y0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x0 आपका 0 है, y0 आपका 1 है, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे ये आपका आ गया 1, तो ये आपको मिला 1 प्लस में 0.05 दैट इज 1.05, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूं, है ना।
अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फंक्शन की वैल्यू 0.05 और 1.05, यानी जब आपका x 0.05 रहेगा और y जब आपका 1.05 रहेगा तब। तो x आपका f ऑफ एक्स वाई आपको गिवन क्या है, f ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है y प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब आप यहाँ पे y पुट करेंगे, y यानी 0.05, तो सॉरी 1.05, और x के प्लेस पे पुट करेंगे 0.05, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, है ना। ये आपके पास आएगा, इसको आप सोल्व कर लो, ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.0025, है ना। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो मिली है इन पॉइंट्स के ऊपर, किस पे 0.05 एंड 1.05 के ऊपर, वो वैल्यू 1.0525 मिल गई। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको जो y1 मिलेगा 0.05 के लिए अभी काम कर रहे हैं, वो आपके पास क्या मिला, वो आपके पास मिला 1 प्लस में 0.05 डिवाइडेड बाय में 2, 1 प्लस में 1.0525, है ना, यही आपको मिला। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 2.0525 और ये आपका बन जाएगा 0.025। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा जी ऐसा, ये आपके पास आया है ये 1.0513। इसी तरीके से अब आप सेकंड के लिए काम करेंगे इसी में, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो निकल कर आएगा, निकल कर तो वही आ रहा है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जब 0.05 के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपके पास कितना निकल कर आएगा, वो आपके पास निकल कर आएगा h, यहाँ पे इसको देखें, y नोट प्लस में h/2 f ऑफ x नोट y नोट प्लस में यहाँ पे आपका आ जाएगा x1 y1 फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन अब हमारे हाथ में निकल चुका है। अब y नोट की वैल्यू आपके पास 1 थी, इसकी 0.05 है, f ऑफ x नोट y नोट के ऊपर वैल्यू 1 निकल कर आई थी, f x1 आपके पास कितना था 0.05 और y1 आपके पास क्या निकल कर आया 1.0513। आपको इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, है ना। तो ये आपको मिलेगा 0.25 1 प्लस में यहाँ पे जो इस फंक्शन की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दूं ये वैल्यू, ठीक है, आप इवेल्युएट कर लीजिएगा 1.053। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो ये आपके पास ऐसे निकल कर आएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आप देखो ये आपके पास और ये आपके पास लगभग सेम निकल कर आई है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आपका 0.05 के लिए वैल्यू आ गई, वो तो आपकी ये आ गई अब, क्योंकि ये आपके पास सेम आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर ये सेम आ गई तो यहीं पे स्टेप रोक देंगे, अब हम चलेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, यानी यहाँ पे हम y2 निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। y2 का मतलब मैं पहले आपको बता देती हूँ, y2 का मतलब आपके पास क्या है, y2 का मतलब आपके पास है जब आप x नोट में 2h ऐड कर रहे हो, या मैं बोलूं जब आप x1 में h ऐड कर रहे हो। अब x1 आपका क्या था, x1 आपका था 0.05 और उसमें अगर आप ये ऐड कर दोगे तो ये आपके पास y एट 0.1 बन जाएगा, एंड यही आपको चाहिए वैल्यू। तो उसके लिए भी तो अप्रोक्सीमेशंस निकालने पड़ेंगे, जो आपकी सीक्वेंस बनेगी क्या वो टेंड कर रही है आपके, मतलब या मैं बोलूं कि आपके पास क्या
कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आंसर सेम आने लग जाए तो आपको वहीं पे रोक देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे y2 पहले 1 अप्रोक्सीमेशन के लिए काम करना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है फॉर 0.1 के लिए, तो वो आपके पास आएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन h/2 f, यहाँ पे यूज होगा x1 और y1 क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे यूज होएगा x2 और y2 0, ये आपके पास आएगा। अब ये जो आपके पास यहाँ पे होता है f x2 y2 0, इसके लिए आपको y2 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। अब y2 0 क्या होगा, वही यूलर्स मेथड से आप निकालोगे। क्या होता है, ये आपके पास आएगा, यहाँ पे देखिए एक बार, जैसे हम यूलर्स मेथड की बात कर रहे थे तो इसमें मैंने आपको मेंशन करके दिखाया था कि y1 at 0 आप ये निकालोगे, है ना। इसी तरीके से जब आप y2 के लिए काम करोगे तो वो आपके पास यूलर्स मेथड इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा y1 y2 के लिए आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, प्लस में h f x1 y1, ये आपके पास आएगा। y1 आपके पास क्या निकल कर आया है, y1 का मतलब हो गया ये जो आपके पास आंसर दोनों सेम आए थे, है ना, तो यही आपका y1 आ जाएगा, यही आपका y1 है 1.0513, प्लस में h आपके पास 0.05 था, f at x1 y1। अब x1 आपके पास क्या आएगा, x1 आपके पास x0 प्लस में h था, है ना, यानी 0.05 था तो 0.05 के ऊपर, और y1 आपका क्या निकल कर आया 1.051, इसके ऊपर आपको वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यू पता है, आप पीछे कैलकुलेट करके आए हो ये वैल्यू, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट किया था 1.0538, 1.0538, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी y2 0, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगी, इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, y2 0 के लिए, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास आएगी 1.1039, ये आपके पास y2 0 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करना है, हमें तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए इसकी, है ना, y2 0 की, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप देखो अब आपके पास क्या आएगा, y at 1 0.1 के लिए ये आपके पास आएगा y at 1 आपके पास क्या निकल कर आया था 1.0513, प्लस में h/2, h का मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय में 2, अंदर आपका बचेगा f at x1 और y1, f at x y1 और हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.0538, यहाँ पे रख दीजिए, प्लस में x2 आपका क्या होगा, अरे जब आपका x1 0 प्लस में 0.05 था तो x2 आपका x0 प्लस में 2h हो जाएगा, दैट इज 0.1 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो किसके लिए चाहिए 0.1, और y आपका क्या आएगा y1 at 0, ये इसकी वैल्यू अभी निकाली है 1.10399, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर वैल्यू चाहिए तो 1.0513 प्लस में ये आपके पास 0.025 हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 1.0538 बचेगा, प्लस में जब आप अपने फंक्शन की वैल्यू निकालोगे आपका f of x y था क्या, आपका f of x y था y प्लस में x स्क्वायर, है ना, तो y प्लस में x स्क्वायर था, आपको वैल्यू चाहिए 0.1 के ऊपर और 1.10399 के ऊपर, तो ये आपके पास क्या निकलेगी, y जो है वो यहाँ पे 1.10399 है, प्लस में x स्क्वायर का मतलब हो गया 0.01, तो आप जब इसमें ऐड करेंगे इसको तो ये आपको मिलेगी 1.11399, ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास ऐसा है। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपको वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मैं बता देती हूँ 1.10549, ये आपको मिली है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, किसके लिए 0.1 के। यही चीज आप जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो वो आपको 1.1055 मिल जाएगा, यही जब आप सेकंड वाला निकालेंगे इसके लिए तो वो आपको मिल जाएगा 1.1055, मतलब लगभग इसके सेम है, आप देख रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो इसका जो अप्रोक्सीमेशन जो निकल कर आएगा 0.1 की वैल्यू वो आपके पास ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यूलर्स मेथड करना था। एंड इसके जो क्वेश्चंस है जो PYQ आए हुए हैं, गेट में भी आया हुआ है, ठीक है, उसको मैं करवाऊंगी। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको आइडिया दे दिया आपको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं, एक मेथड और बच गया जो कि हमारा है रंगे कट्टा मेथड। एंड इसका मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, आपको बस वही याद रखना है एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये कट्टा, ठीक है, इसको देखिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं सेकंड ऑर्डर की बात करती हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, आप यहाँ पे K1 जो लेते हो, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना आप समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो K2 होता है वो आपके पास ऐसा होता है। ये आपके पास सारे यूज किए जाते हैं वही IBP को सोल्व करने के लिए। ठीक है, YI A2K1 ये आपके पास होता है। YI+1 आपके पास होता है W1K1 प्लस में W2K2, ये आपके पास होता है। ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ से, ये आपके पास एक गिवन मतलब आपके पास रहता है। ठीक है, आप आइटरेशन आपके पास ये निकल कर आता है जब आप रंगे कट्टा मेथड के लिए सोल्व करते हैं IBP को। यहाँ से आपको जो याद रखना है इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास ये है, YI+1 YI 1 माइनस 2C2 K1 प्लस में 1/2C2 K2। ठीक है, K1 यहाँ पे आपके पास ये निकल कर आता है, K2 आपके पास होता है ये। आपको बस ये याद रखना है। एंड इससे जो गेट के अंदर PYQ आए हुए हैं, CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं, इसी से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए मैं आपको यहाँ पहले स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। कहते हैं फॉर IBP y डैश इक्वल टू में f(x, y एट x0 आपको y0 के इक्वल गिवन है। आपको कहता है कि जनरेट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, जनरेट approximations yn to yxn where xn आपको x0 प्लस में nh गिवन है। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड h ग्रेटर देन 0 एंड n आपको गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन टू यूजिंग रिकर्जन फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ये गिवन है। वेयर यहाँ पे आपको जो K1 गिवन है वो आपको गिवन है HF(xn-1 yn-1) एंड K2 जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है ये, यहाँ पे आपको गिवन है प्लस में अल्फा H कोमा yn-1 प्लस में बीटा K, ये आपको गिवन है K2। ठीक है, तो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ किसकी, अल्फा बीटा A एंड B फॉर द अबोव फॉर्मूला gives the RK method of order 2, gives RK method of order 2। अब एक चीज देखिएगा, इससे आपको यहाँ पे ये इसने बना के दे दिया अपने, एक तो ये बना के दे दिया आपको, K1 यहाँ से बना के दे दिया आपको, K2 यहाँ से बना के दे दिया। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अल्फा बीटा A B की क्या वैल्यू होगी गिवन चॉइसेस। अब गिवन चॉइसेस क्या थी देखना, यहाँ से A आपको गिवन था यहाँ पे फर्स्ट में 1 B1 अल्फा 0.5 बीटा 0.5। ठीक है, दूसरा यहां से आपको गिवन था B ऑप्शन, A आपको 0.5 गिवन है, B आपको 0.5 गिवन है, अल्फा आपको 2 गिवन है, बीटा आपको 2 गिवन है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है A आपको 0.25 A है, B आपको 0.75 C, अल्फा आपको गिवन है 2/3 एंड बीटा आपको गिवन है 2/3।
एंड डी ऑप्शन जो उसने दिया वो आपको दिया A 0.5, B 0.5, अल्फा 1 एंड बीटा 2। अब आपको चाहिए आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2। मैं यहां से आपको जो फॉर्मूला लिखवाई हूं आपको उसकी हेल्प लेनी है। आपके पास ये जो गिवन है इसको कंपेयर करवाओगे किससे, जो ये फॉर्मूला लिखवाया है इससे कंपेयर करवाओ। यहां से K1 आपको गिवन है एच एफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। K1 जो आपको गिवन है, चलो यहाँ पे n की फॉर्म में गिवन है कोई बात नहीं। यहाँ पे जो K2 गिवन है वो आपको गिवन है, यहाँ पे देख रहे हो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उसमें आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों सेम है। इसका मतलब इसको कंपेयर करवाओगे तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो बीटा के इक्वल होनी चाहिए। मतलब हमारे ऑप्शन में भी जब मुझे आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 लगाना है तो ये अल्फा और बीटा शुड बी इक्वल। तो जिन जिन ऑप्शन में अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है उनको रखो और जिनके अलग है उनको खत्म कर दो। यहाँ पे अल्फा और बीटा 0.05 है, ठीक है, हो सकता है ये आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है ये भी आंसर हो, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग है, इसको मैंने डायरेक्ट गलत कर दिया देखते के साथ। अब यहाँ पे देखो, चलो ये तो हमारी बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई आई प्लस में K1 के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो है 1 - 1/2 C2, और ये C2 क्या थे, ये वही C2 है जो अल्फा और बीटा के इक्वल थे, है ना। जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो अल्फा और बीटा है उनकी जो वैल्यू होगी वो ही आपका C2 होगा, ठीक है। अब ये आपके पास K1 का जो कोफिशिएंट है वो है 1 - 1/2 C2 और K2 का जो कोफिशिएंट है वो है 1/2 C2, यानी इन दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। तो K2 का एक कोफिशिएंट निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो हमें क्या चाहिए यहाँ से 1/2 C2 चाहिए, ये आपका K2 का कोफिशिएंट होगा, यही हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको जो चॉइसेस गिवन है उन पे काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, A आपका 1 है, B आपका 1 है, अल्फा 0.5 है, बीटा 0.5 है। अब क्योंकि अल्फा 0.5 है, बीटा 0.5 है, तो C2 की वैल्यू 0.5 आ गई। यहां से अगर मैं 1/2 C2 निकालती हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 0.5 इंटू में 2 1 में, तो ये आपको मिलेगा 1/1 दैट इज 1। यानी आपको जो K1 का कोफिशिएंट मिला वो 1 मिल गया। अब K1 का कोफिशिएंट अगर आप यहाँ पे देखो तो वो आपका A है, यानी A की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, A की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन सॉरी K2 का कोफिशिएंट है ना, K2 का कोफिशिएंट B है, तो B की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो A प्लस B होना चाहिए, यानी K1 और K2 का जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए उनका सम 1 होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे सम 1 नहीं है, A और B का, देखते के साथ कैंसिल कर दो। यहाँ पे सम 1 है और यहाँ पे भी सम 1 है, ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं आंसर, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब अल्फा और बीटा आपके पास जब 2 है, इसका मतलब जो आपके पास C2 की वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। ये C2 की वैल्यू आप जब उठा के K2 के कोफिशिएंट में रखोगे, K2 का कोफिशिएंट क्या है, K2 का कोफिशिएंट तो B है, B आपके पास क्या आना चाहिए, B आपके पास आना चाहिए 1/2 C2 दैट इज 1/4, यानी 0.25, यानी B की वैल्यू 0.25 आनी चाहिए, है ना। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि A प्लस B आपका 0 पॉइंट क्या होना चाहिए, A प्लस B आपका सम 1 होना चाहिए, क्योंकि K1 और K2 के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आपका 0.75 होना चाहिए। तो जब आपका अल्फा और बीटा 2 है तब आपके पास A और B की वैल्यूज हैं वो 0.05 तो नहीं आ रही, तो ये गलत, और ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। आप इसको चेक करेंगे, जब आपने अल्फा को 2/3 लिया तो C की वैल्यू 2/3 आ गई, C की वैल्यू 2/3 आती, C2 की वैल्यू जब 2/3 आ गई तो यहाँ से K2 का कोफिशिएंट दैट इज B, K2 का कोफिशिएंट B की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 C2, 2 C2 यानी 2/3, यानी ये आपके पास 3/4 आ जाएगी, यानी आपके पास ये 0.75 आ जाएगी। A क्या आ जाएगा, A क्या था, कोफिशिएंट ऑफ K1, देख लो इसमें कोफिशिएंट ऑफ K1 आपके पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, यानी 0.25 आना चाहिए। तो क्या ये ऐसा आ रहा है, A की वैल्यू 0.25 है बिल्कुल और B की वैल्यू भी 0. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसी तरीके के CSI और नेट के अंदर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2-3 बार, ठीक है, इसी तरीके से गेट के अंदर भी 2-3 बार आए हुए हैं, तो ये आपका इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। न्यूमेरिकल आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम खत्म हो गया है, ठीक है। अगर बात रही इसके आर के मेथड की 4 ऑर्डर की और 2 ऑर्डर की, अगर इसको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिटेल में एक वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन
मेरे को लगता है कि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ठीक है करना, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास, आज न्यूमेरिकल एकदम खत्म हो गया है। शुरू करेंगे जब मार्को, ठीक है। कल या परसों से आपका मार्को मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।